Welcome to my YouTube channel Learn Rich Lab. इसी जमीन पर कभी किसी ने पहला कदम रखा था। वे न हड़प्पा के लोग थे, न वैदिक ऋषि, बल्कि उससे भी पहले हमारे पूर्वज होमो सेपियंस। सवाल ये है, वे भारत में कब आए, कहां से आए और क्या वे भारत के पहले इंसान थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हीं के वंशजों ने आगे चलकर हड़प्पा जैसी रहस्यमयी और उन्नत सभ्यता को जन्म दिया? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान तो क्या, हमारे पूर्वजों का भी कोई नामो निशान नहीं था। उस समय जिस जमीन पर आज हम और आप खड़े हैं वो एशिया का हिस्सा नहीं थी। हमारा भारत एक टूटा हुआ, अकेला और वीरान जमीन का टुकड़ा था। ये अपने परिवार अफ्रीका से बिछड़ चुका था और हजारों किलोमीटर दूर एक विशाल समंदर के बीचों बीच तैर रहा था। लाखों सालों तक भारत एक विशाल जहाज की तरह पानी को चीरता हुआ उत्तर दिशा की तरफ बढ़ता रहा। इसके सामने एक बहुत बड़ा समंदर था, टेथिस सागर। लेकिन इस जमीन के नीचे कुदरत की एक अदृश्य ताकत काम कर रही थी। जमीन के अंदर मैग्मा उभर रही थी जो भारत को इतनी तेज रफ्तार दी कि यह रुका नहीं। और फिर वह घड़ी आई जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत इस समुद्र को पार करते हुए सीधे यूरेशियन प्लेट तरफ बढ़ा और फिर वह महाटकराव, कोलिजन हुआ। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने बीच के समंदर को ही निगल लिया। दो विशाल जमीनी प्लेटें आपस में भिड़ गईं। दबाव इतना ज्यादा था कि धरती का सीना फट गया। चट्टानें टूटने के बजाय ऊपर की तरफ मुड़ने लगी। मलबा उठता गया और उठता ही गया जब तक कि उसने बादलों को नहीं छू लिया। यही था कुदरत की सबसे बड़ी दीवार, हिमालय का जन्म। इस नई दीवार ने सब कुछ बदल दिया। जो हवाएं पहले सीधी निकल जाती थीं, हिमालय ने उन्हें रोक लिया। नतीजा, भारत की प्यासी जमीन पर मानसून की पहली बारिश हुई। हिमालय की बर्फ पिघली और गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियां इस धरती को सिंचने लगा। देखते ही देखते लाखों सालों का यह उथल पुथल शांत हुआ। जो जमीन कल तक पथरीली और वीरान थी वो अब घने जंगलों, मीठे पानी और हरियाली से भर गई। करोड़ों साल तक मौसम में उतार चढ़ाव के बाद भारत अब एक स्वर्ग बन चुका था। स्टेज पूरी तरह सज चुका था। इंसानों की स्वागत के लिए जंगल खामोश थे, नदियां बह रही थी, हवाएं चल रही थी। लेकिन इस जन्नत में अभी एक चीज की कमी थी, जीवन की। अभी हम यानी आधुनिक इंसान पैदा भी नहीं हुए थे। तो फिर आखिर कौन थे वो अनजान मेहमान जो हमसे लाखों साल पहले इस भारत के पहले मालिक बने? चलिए उस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। भारत अब बदल चुका था। जिस जमीन पर कल तक समंदर की लहरें टकराती थीं, वहां अब मीठे पानी की नदियां बह रही थीं। जिस जमीन पर सिर्फ पत्थर थे, वहां अब ऐसा घना जंगल उग आया था जिसे भेद पाना सूरज की किरणों के लिए भी नामुमकिन था। यह वो भारत नहीं है जिसे आज आप जानते हैं। न यहाँ कोई शहर था, न गांव, और न ही आज जैसा कोई इंसान। यह एक अलग ही दुनिया थी। इस दुनिया में कानून सिर्फ एक था, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, बल्कि जिसका जबड़ा उसका राज। उस समय भारत की धरती पर इंसानों का नहीं, बल्कि दानवों, जायंट्स का राज्य था। अगर आप उस समय के जंगल में चलते तो आपका सामना आज के हाथियों से नहीं, बल्कि उनके परदादाओं से होता। स्टेगोडन एक ऐसा विशालकाय जीव जिसके दांत 10 फीट तक लंबे होते थे। जब यह चलता था तो जमीन कांपती थी। नदियों में आज के मगरमच्छ नहीं, बल्कि हेक्साप्रोटोडन तैरते थे। यह दरियाई घोड़े जैसा जानवर था, लेकिन इसका आकार किसी ट्रक से कम नहीं था। इसके जबड़े इतने मजबूत थे कि यह पत्थर को भी चबा सकता था। यह दुनिया ताकतवर जानवरों की थी। कमजोर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी थी। लेकिन इन्हीं विशाल जानवरों के भारी पैरों के बीच, घास के अंदर, एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। लाखों साल पहले अफ्रीका की जमीन पर एक नई मानव प्रजाति उभरी। इस प्रजाति का नाम था होमो इरेक्टस। यही वह इंसान था जिसने पहली बार पूरी तरह 2 पैरों पर चलना शुरू किया। ये न तो वानर थे और न ही हम, यानी होमो सेपियंस। ये घुमंतु थे, भोजन की तलाश में। चलते चलते ये अफ्रीका से बाहर निकले। रास्ते अनजान थे, न कोई नक्शा था, न कोई मंजिल, बस पेट की आग थी जो उन्हें आगे धकेल रही थी।
और आज से करीब 15 से 20 लाख साल पहले इन्हीं निडर यात्रियों के एक समूह ने भारत की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यह सिर्फ एक कल्पना कहानी नहीं, बल्कि इसका सबूत हमें अपने देश भारत में मिलता है। चेन्नई के पास एक जगह है, अत्तिरंपक्कम। यहाँ जमीन के नीचे वैज्ञानिकों को पत्थरों का एक खजाना मिला। ये साधारण पत्थर नहीं थे, इन्हें तराशा गया था। इनके किनारे धारदार थे। वैज्ञानिकों ने जब इनकी उम्र पता की तो वे सन्न रह गए। ये औजार 15 लाख साल पुराने थे, यानी आधुनिक इंसान के पैदा होने से बहुत पहले। यहाँ कोई ऐसा था जो दिमाग का इस्तेमाल करना जानता था। और सबूत सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं है। 1982 मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव में एक आर्कियोलॉजिस्ट अरुण सोनाकिया को एक खोपड़ी का हिस्सा मिला। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। यह खोपड़ी किसी जानवर की नहीं थी, यह एक मानव पूर्वज की थी। इसे नाम दिया गया नर्मदा मानव। ये लोग कैसे दिखते थे? इनका माथा हमसे छोटा था, यानी दिमाग थोड़ा कम विकसित था, लेकिन इनका जबड़ा बहुत मजबूत था। इनकी आईब्राउज बाहर की तरफ निकली हुई थी। इनका शरीर किसी एथलीट जैसा गठीला था। इनके पास हमारी तरह भाषा नहीं थी, इनकी भाषा थी इशारे और आवाजें। इनका सबसे बड़ा हथियार था हैंड एक्स, एक नाशपाती के आकार का पत्थर जिसे ये अपनी मुट्ठी में पकड़ते थे। यही इनका चाकू था, यही इनका हथौड़ा था। बिना बंदूक, बिना लोहे के हथियार के, सिर्फ पत्थरों के दम पर ये लोग विशाल हाथियों और दरियाई घोड़ों का शिकार करते थे। ये डरते नहीं थे। इन्होंने भारत के हर कोने को छान मारा था, उत्तर से दक्षिण तक, नर्मदा के तट से लेकर गोदावरी के जंगलों तक। इन्हीं का राज था लाखों सालों तक। भारत के जंगलों में इन्हीं की हुंकार गूंजती रही। इन्हें लगा कि ये इस धरती के मालिक हैं। इन्होंने बाढ़ को हराया था, सूखे को हराया था और बड़े बड़े जानवरों को हराया था। ऐसा लग रहा था कि इनका वंश अमर रहेगा, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कुदरत अपनी आस्तीन में एक खंजर छिपाए बैठी थी। हजारों मील दूर, समंदर के उस पार, इंडोनेशिया के एक द्वीप पर, धरती के नीचे एक दानव जाग रहा था। यह एक ऐसा टाइम बम था जिसकी टिक टिक शुरू हो चुकी थी, और जब यह फटने वाला था तो यह इन ताकतवर आदिमानवों की पूरी दुनिया को सिर्फ राख के ढेर में बदलने वाला था। वो क्या चीज थी जिसने भारत के पहले मालिकों को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया? और कैसे उस विनाश ने हमारे यानी आधुनिक इंसान के लिए रास्ता खोला, जो आज खुद को हम भारतीय कहते हैं? हजारों मील दूर, समंदर के उस पार, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर धरती का सीना फटने वाला था। एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक राक्षस जाग चुका था। टोबा सुपर वॉल्केनो की धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 3000 किलोमीटर दूर भारत तक सुनाई दी होगी। हिमालय की चोटियां भी कांप उठी होंगी। लेकिन असली खतरा वो आवाज नहीं थी। असली खतरा वो था जो हवा के साथ उड़कर आ रहा था। कुछ ही घंटों में भारत का नीला आसमान गायब हो गया। दोपहर के वक्त रात जैसा घुप अंधेरा छा गया और फिर आसमान से गिरने लगी सफेद मौत। ये बर्फ नहीं थी, ये राख वॉल्केनिक ऐश थी। कल्पना कीजिए, जब उन आदिमानवों ने सांस ली होगी तो उनका दम घुटने लगा होगा। नदियां जो कल तक जीवन देती थीं, अब कीचड़ और जहर बन चुकी थी। पेड़ पौधे मर गए, जंगल वीरान हो गए। भारत जो एक गर्म देश था, अचानक बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। इसे विज्ञान कहता है वॉल्केनिक विंटर। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, वो आदिमानव जो लाखों सालों से यहाँ के बेताज बादशाह थे, वो इस मुसीबत से क्यों हार गए? वे तो बहुत ताकतवर थे, फिर उनका वंश क्यों मिट गया? उनकी मौत का कारण कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना शरीर और दिमाग बन गया। देखिए, उनके हारने की 3 बड़ी वजहें थीं। पहली वजह, उनके शरीर की बनावट। उनका शरीर पहलवानों जैसा भारी और गठीला था। यह शरीर एक बड़ी गाड़ी की तरह था, जिसे चलने के लिए बहुत ज्यादा पेट्रोल यानी एनर्जी चाहिए थी। जब तक जंगल हरे भरे थे, सब ठीक था, लेकिन जब खाना खत्म हुआ तो उनका बड़ा शरीर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वे कम खाने में जिंदा नहीं रह सकते थे। उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। दूसरी वजह थी उनके पुराने हथियार। कड़ी सर्दी और बदलाव के बाद जंगलों से बड़े जानवर खत्म हो गए, लेकिन उनके हाथों में अब भी भारी पत्थर के हथियार ही थे, जो सिर्फ बड़े जानवरों के लिए बने थे।
छोटे जानवरों के सामने ये हथियार बेकार हो गए। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, कल की चिंता न करना, दिक्कत यह थी कि वे सिर्फ आज में जीते थे। उनके पास हम जैसा दिमाग नहीं था जो मुसीबत आने से पहले प्लानिंग कर सके। उन्हें खाना जमा करना नहीं आता था। उन्हें यह समझ नहीं आया कि कल क्या होगा। और देखते ही देखते एक पूरी प्रजाति जो कल तक भारत की मालिक थी, वो भूख, ठंड और अंधेरे में घुट-घुट कर खत्म हो गई। यह विनाश अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत की तैयारी थी। राख से ढकी इस भारत की धरती पर अब एक नई प्रजाति कदम रखने वाली थी। एक ऐसी प्रजाति जिससे आज हम सब जुड़े हैं, होमो सेपियंस। टोबा का महाविस्फोट सिर्फ भारत को ही नहीं झुलसा गया था। सैकड़ों साल बाद भी उसकी राख और सर्दी की मार अफ्रीका तक पहुंची चुकी। जिस धरती ने लाखों सालों से इंसान को पाला था, वही धरती अब उसे बोझ लगने लगी थी। जंगल सूख रहे थे और इसी धरती पर एक प्रजाति अब सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रही थी, होमो सेपियंस। जरा उस समय के इंसान के बारे में सोचिए। वह कोई योद्धा या विजेता नहीं था। वह बस एक पिता था जो सुबह शिकार पर निकलता और शाम को खाली हाथ, झुकी हुई नजरों के साथ लौटता था। वह एक माँ थी जो अपने बच्चे की प्यास बुझाने के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी। अफ्रीका, उनका अपना घर, अब उन्हें पाल नहीं सकता था। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो यहीं रुककर धीरे धीरे इतिहास से मिट जाएं, या फिर उस अनजान क्षितिज की ओर बढ़ें जहां शायद मौत हो, लेकिन शायद जिंदगी की एक उम्मीद भी। और फिर भूख ने उन्हें वह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला था। एक पूरा जनसमूह, बच्चे, बूढ़े, जवान, अपना सब कुछ समेट कर चल पड़े। चलते चलते वे जमीन के आखिरी छोर पर आ गए। सामने लाल सागर था जहां पानी ही पानी, और आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विज्ञान कहता है कि उस समय हिमयुग आइस एज के कारण समंदर का स्तर नीचे था। अफ्रीका और अरब के बीच की दूरी आज के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन उन लोगों के पास न कोई नक्शा था, न कोई बड़ी नाव। उनके लिए वह छोटी सी दूरी भी मौत के कुएं जैसी थी। इसे आज हम बाब अल मंदब कहते हैं। कल्पना कीजिए उस डर की जब उन्होंने सूखी लकड़ियों और बांस से बने डगमगाते राफ्टर्स पर पहली बार अपने बच्चों को बैठाया होगा। न जाने कितने पिता, न जाने कितनी माताएं उस सफर में लहरों में समा गईं। न जाने कितनों का हाथ अपनों से छूट गया जो बच गए। वे लहरों से लड़कर अरब के तट, आज का यमन पर पहुंच गए। वे जिंदा तो थे, लेकिन वे अब बेघर थे। उनका घर अफ्रीका हमेशा के लिए पीछे छूट चुका था। पर उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अरब की जमीन भी सूखी और पथरीली थी। रेगिस्तान उन्हें निगलने के लिए तैयार खड़ा था। इसलिए उन्होंने एक समझदारी दिखाई। वे जमीन के अंदर नहीं गए, वे समंदर के किनारे किनारे चलते रहे। इसे हम तटीय प्रवास, कोस्टल माइग्रेशन कहते हैं। समंदर जिसने उनके अपनों को छीना था, अब वही उनका सहारा बन गया। उसने उन्हें खाना दिया, मछलियां, केकड़े, सीपियां। वे चलते रहे, 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि हजारों सालों तक। यह सफर एक पीढ़ी की नहीं, कई पीढ़ियों तक पूरब दिशा की ओर चलते रहे, बस एक ही उम्मीद में कि कहीं तो ऐसी जमीन होगी जो घर जैसी लगे। और फिर आज से लगभग 65,000 साल पहले उन यात्रियों के वंशजों को हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। यह धूल की आंधी नहीं थी, यह ठंडी हवा थी। वे भारत की दहलीज पर खड़े थे। टोबा की राख जिसने हजारों साल पहले यहां जीवन खत्म कर दिया था, अब वही राख उपजाऊ मिट्टी बन चुकी थी। कुदरत ने अपने घाव भर लिए थे। सूखे पेड़ों की जगह हरे भरे जंगलों ने ले ली थी। नदियां मीठे पानी से लबालब बह रही थी। जब उन थके हुए यात्रियों ने सिंधु और सरस्वती की उस हरी भरी धरती पर पहला कदम रखा होगा। कहानी का सुखद अंत अभी नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि उन्हें स्वर्ग मिल गया है, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि यह स्वर्ग भी उनकी एक कड़ी परीक्षा लेने वाला था। अफ्रीका के खुले मैदानों में वे दूर तक देख सकते थे, खतरे को भांप सकते थे। लेकिन भारत के जंगल घने थे, मिस्टीरियस थे। यहां हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी थी। यहां के विशालकाय हाथी और दुनिया के सबसे खूंखार बाघ
उन अजनबियों को घूर रहे थे। रात होते ही यह जंगल एक भूल भुलैया बन जाता था। खुले आसमान के नीचे सोना नामुमकिन था। तो सवाल यह है, उस पहली रात उस अनजान जंगल में हमारे पूर्वज जिंदा कैसे रहे और भारत की जमीन पर इंसान ने अपनी पहली सुरक्षा कैसे बनाई? अफ्रीका से मीलों पैदल चलकर आए उन थके हुए यात्रियों के लिए भारत का घना जंगल किसी मौत के कुएं से कम नहीं था। यहां खुले आसमान के नीचे सोने का मतलब था सीधे मौत को दावत देना। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां दीवारें हों लेकिन दरवाजा न हो, और मध्य भारत के जंगलों में कुदरत ने उन्हें अपना सबसे नायाब तोहफा दिया। भीमबेटका ये साधारण गुफाएं नहीं थीं, ये पत्थर के प्राकृतिक महल थे। इन विशाल चट्टानों ने उन्हें मूसलाधार बारिश से बचाया, कड़ाके की ठंड से बचाया, और सबसे जरूरी, रात के अंधेरे में उन खूंखार जानवरों से बचाया। इतिहास में पहली बार इंसान को घर शब्द का असली मतलब समझ आया था। यह गुफा सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थी, यह इंसानियत का पहला किला थी। जरा कल्पना कीजिए, आज से 60,000 साल पहले की एक सुबह की। तब कोई अलार्म क्लॉक नहीं थी, चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरण ही उनकी घड़ी थी। जैसे ही आंख खुलती थी तो सबसे पहला विचार क्या आता होगा? शायद यही, क्या हम सब जिंदा हैं? दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से नहीं होती थी। सबसे पहली जरूरत थी पानी। लेकिन उस दौर में नदी तक जाना भी एक फौजी मिशन जैसा था। कबीले के मर्द पहले बाहर निकलकर मुआयना करते थे कि कहीं झाड़ियों में कोई तेंदुआ तो घात लगाकर नहीं बैठा। जब रास्ता साफ होता तभी महिलाएं और बच्चे पानी के लिए नीचे उतरते थे। हर सुबह जिंदगी और मौत के बीच का एक जुआ थी। लेकिन रात के अंधेरे में उनका सबसे बड़ा रक्षक कोई इंसान नहीं था, वो थी आग। आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं थी, ये उनकी सिक्योरिटी गार्ड थी। जब तक गुफा के द्वार पर आग जलती रहती थी, जंगल का कोई भी जानवर अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था। और यही आग उनका सोशल मीडिया भी थी। शाम को शिकार के बाद पूरा कबीला इसी आग के चारों तरफ बैठता था। यही कहानियां सुनाई जाती थी, यही दुख सुख बांटे जाते थे। इस आग की गर्मी ने इंसान को एक दूसरे से जोड़ दिया था। लेकिन भारत बहुत विशाल था। जैसे जैसे इंसान फैला, उसे अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विंध्य और हिमालय के पास रहने वालों को ठंड का सामना करना पड़ा, इसलिए वे गहरी गुफाओं में रहते थे और आग पर ज्यादा निर्भर थे। वहीं जो लोग साउथ इंडिया में कर्नाटक आंध्र की तरफ गए, वहां मौसम गर्म था, वहां उन्हें गहरी गुफाओं की जरूरत नहीं थी। वे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के नीचे या कभी कभी खुले में झोपड़ियां बनाकर रहते थे। वहां जीवन थोड़ा खुला था, लेकिन खतरा वहां भी कम नहीं था। उस दौर में कोई राजा नहीं था, कोई नौकर नहीं था, सब बराबर थे। अगर कोई बीमार पड़ता तो पूरा समूह उसकी देखभाल करता। अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता तो पूरा कबीला उसे गोद ले लेता। वे समझ चुके थे कि इस खतरनाक दुनिया में अकेला इंसान कमजोर है, लेकिन एक समूह अजेय है। यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके पास घर था, उनके पास आग थी, उनके पास एक दूसरे का साथ था। लेकिन एक चीज की कमी थी, पेट की भूख। भारत के जानवर तेज थे और उनके पुराने भारी हथियार अब काम के नहीं रहे थे। तो फिर सवाल है, उन्होंने खुद की अस्तित्व बचाए रखने के लिए भारी पत्थरों से आगे बढ़कर पहला तेज ब्लेड कैसे बनाया? और उनकी वह मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या था जो पल भर में जानवरों को खत्म कर देता था? आखिर कैसे? पत्थरों को तोड़ने वाले इंसान ने दुनिया का पहला ब्लेड बनाया। समय बदल रहा था, भारत के जंगल बदल रहे थे। अब वो विशाल और सुस्त जानवर जैसे स्टेगोडन इतिहास बन चुके थे, उनकी जगह ले ली थी। बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाले हिरणों, चालाक खरगोशों और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों ने। हमारे पूर्वजों के हाथ में जो भारी भरकम पत्थर के हथियार थे, वो इन नए जानवरों के सामने खिलौने बन चुके थे। जरा सोचिए, क्या एक भारी पत्थर से उड़ती चिड़िया को मारा जा सकता है? नामुमकिन। रोज शाम को जब शिकारी खाली हाथ थके हारे गुफा में लौटते तो वहां सन्नाटा छा जाता। कबीले का लीडर अपनी भूखी नस्ल को देखता होगा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर होता होगा, अगर हमने बदलने में देर की तो हमारा इतिहास यहीं खत्म हो जाएगा। इंसान को जिंदा रहने के लिए एक तकनीकी क्रांति, टेक रिवॉल्यूशन की जरूरत थी। और फिर संकट की उसी घड़ी में
इंसान के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, हथियार का बड़ा होना जरूरी नहीं, उसका तेज और सटीक होना जरूरी है। उसने पत्थरों को तोड़ना बंद किया और उन्हें तराशना शुरू किया। उसने बनाए माइक्रोलिथ इंच भर के छोटे ब्लेड जैसे धारदार टुकड़े। पुरातत्व विज्ञान इसे सिर्फ पत्थर कहता है, लेकिन असल में यह उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने इन नन्हे जानलेवा पत्थरों को लकड़ियों और हड्डियों की नोक पर चिपकाया। अब उनके हाथ में भाला था, तीर और कमान था। अब वे झाड़ियों में छिपकर मीलों दूर से बिना आहट किए तेज रफ्तार हिरण का सीना चीर सकते थे। यह सिर्फ कहानी। So guys, don't forget to see the description of this video, and if you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you.